Hello, my dear students. Welcome to lecture number 41 of chemistry. Today, we are going to continue with our interesting chapter, that is, chapter number 5, periodic classification of elements. So, let's start with our content of today's without wasting any more time. Content which we are going to study today is only one, that is Mendeleev's periodic table. Okay. So, in the last lecture, we studied Dobenius triad and Newland's law of octave, right? सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले जिसने किया था, his name was Dobenier, right? सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? डोबेनियर ने. अब डोबेनियर ने क्या क्लासिफिकेशन किया? तो डोबेनियर ने ट्रायड्स दिए थे. 3 ट्रायड्स दिए थे उसने, लिथियम सोडियम पोटेशियम, calcium strontium barium and chlorine bromine iodine. So in year 1817, John Wolfgang Dobenier gave us this triads. His classification was based on increasing order of atomic masses. Okay, right? Increasing order of atomic masses. It is better instead of writing only atomic mass. Now, what are triads? The triads are group of 3 elements having similar properties. Okay, तीनों elements उसने ऐसे arrange किए. पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था तीनों का, और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखी उन्होंने कि तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर है. जैसे ये तीनों मेटल्स है, राइट, सिमिलरली ये तीनों मेटल्स है, ये तीनों नॉन मेटल्स है, राइट. सो उसने बहुत अच्छे से ये ध्यान रखा था. इसका लॉ क्या कहता है? डोबेनियर का लॉ कहता है when 3 elements in a triad were written in order of their increasing order of atomic mass, the atomic mass of the middle element, very interesting thing, the atomic mass of the middle element is always roughly the average atomic mass of the first and the third element. ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का आप एवरेज निकालोगे एटॉमिक मास का, तो आपको नियरली सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलेगा. दैट वाज द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय हिम. पर यहाँ पे लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ये था कि ये सिर्फ 3 ट्रायड्स के लिए पॉसिबल था. आफ्टर दैट इट वाज नॉट पॉसिबल. ओके, all elements could not be arranged according to this. For example, nitrogen, phosphorus and arsenic, right? तो इन तीनों का अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, फॉस्फोरस का 31 एंड आर्सेनिक का 74.9. तो फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज निकालोगे तो आपको 44 मिलता है, विच इज नॉट एट ऑल नियर टू द एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस. सो दिस वाज ओनली ट्रू फॉर दीज 3 ट्रायड्स एंड नॉट फॉर अदर्स. ओके, देन उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आया अनदर साइंटिस्ट, न्यूलैंड. Newland gave law of octaves. Okay, so John Newland also arranged, he was very much aware about this triads, Dobenier's triads, and he arranged in increasing order of atomic masses only. What was his law? That when elements were arranged in horizontal row, यहाँ पे उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वर्टिकली अरेंज किया था, इसने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है. ओके, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द एवरी एथ एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट से. एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होती है? सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट से, लाइक एथ नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल. ओके, जैसे सारे गामा पद नी, फिर एथ पाछा वापस से सा आया, राइट? सो दैट इज सिमिलर टू एथ नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल. बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे. पहला लिमिटेशन कि ये कैल्शियम के बाद ये चीज फॉलो नहीं हो रही थी कि एवरी एलिमेंट वाज हैविंग सिमिलर property as that of the first element. Every eighth element was not having similar property. Then he assumed that only 56 elements would exist forever. इसके आगे कोई भी डिस्कवरी नहीं होगी, तो इसीलिए उसने सिर्फ इतना अज्यूम किया 56 एलिमेंट्स, और उतनी ही जगह उसने छोड़ दी. ठीक है, और उसने ये भी नहीं सोचा कि आगे जाके नोबल गैसेस आएंगे. मतलब ऑब्वियसली वो नहीं सोचेगा, बट जब नोबल गैसेस आए, राइट, तो वो यहाँ पे किसी भी हिसाब से हम अरेंज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अरेंज नोबल गैसेस बिकॉज इसने पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देखा है, एंड नोबल गैसेस अगर आप अरेंज कर दोगे तो एवरी एथ एलिमेंट कभी भी सिमिलर नहीं होगा नोबल गैसेस से. बिकॉज व्हाट इज नोबल गैसेस? वो तो किसी से रिएक्ट नहीं कर सकते. तो बाकी के, सपोज यहाँ पे नियॉन आ गया, चलो हीलियम आ गया, हीलियम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हीलियम इनसे प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर रख सकता है? देयर इज नो चांस, राइट? बिकॉज ये सब तो किसी ना किसी से रिएक्ट करेंगे, बट हीलियम किसी से नहीं करेगा. So noble gases were discovered later and it does not follow. Then cobalt and nickel.
उसने कोबाल्ट एंड निकल दो एलिमेंट्स को सेम कॉलम में रखा, ना सिर्फ इतना किया, उसने ऐसे एलिमेंट्स को सेम कॉलम में, ऐसे कॉलम में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से अलग थी, जैसे ये सारे ही नॉन मेटल्स है एंड कोबाल्ट एंड निकल आर मेटल्स, right? So he not only placed cobalt and nickel in same slot, but also he placed in such a column where its property was not similar. So applicable to calcium, assume that only 56 elements exist. Place 2 elements in same slot like cobalt and nickel and noble gases. 4 limitations है. इसके बाद we discussed about the third scientist. कौन आया इनके बाद? He was Mendeleev is known as father of periodic table. He gave this table. अब मेंडलीव ने कौन से बेसिस पे अपना टेबल बनाया, हमने थोड़ा बहुत तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. सो दिस लॉ वाज अगेन द नेक्स्ट साइंटिस्ट इन 1872 हु गिव periodic table was Dmitry Mendeleev. Okay, Dmitry Mendeleev. तो मेंडलीव ने एक ऐसा पीरियोडिक टेबल दिया. इस पीरियोडिक टेबल की दो खासियत है. सबसे पहली खासियत अगर आप देखोगे तो उसने अच्छे से ग्रुप्स बना दिए. क्या बना दिए? ग्रुप्स और पीरियड्स बना दिए. कितने पीरियड्स है देखो, 6 पीरियड्स है एंड ग्रुप्स बना दिए उसने 8, राइट? तो वैसे उसने अच्छे से क्लासिफाई किया ग्रुप्स और पीरियड्स में. अब ग्रुप्स में सपोज ग्रुप नंबर 1 है, राइट? उसने क्या किया, ग्रुप नंबर 1 में उसने ऐसे अरेंज किया ग्रुप नंबर 1 को कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उसको उसने सेम कॉलम में रखा. जैसे सारे मेटल्स को उसने साथ में रख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे मोस्टली मेटल्स को साथ में रखा, फिर नॉन मेटल्स को साथ में रखा. तो ग्रुप में उसने क्या ध्यान रखा कि सेम एलिमेंट्स आर अरेंज्ड. ओके, बट फिर पीरियड में उसने क्या ध्यान रखा, ऐसे ग्रुप्स मतलब रिमेंबर ग्रुप्स मीन्स कॉलम्स. ओके, ग्रुप्स मीन्स कॉलम्स एंड पीरियड्स मीन्स रोज. तो रोज में उसने क्या अरेंज किया, रोज में उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देखा. क्या देखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. मतलब इसका 6 तो इसका 9, तो इंक्रीज हो रहा होगा. अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाओगे तो हमेशा एटॉमिक मास इंक्रीज होता होगा. देखो, सो दिस वाज हिज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. आप कहीं भी देख लो इस पूरे पीरियड में, सारे पीरियड्स में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. तो सबसे पहली चीज उसने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए, विच इज वेरी यूनिक थिंग. प्रॉपर क्लासिफिकेशन उसने थोड़ा सा सोचा कि अच्छे से ग्रुप्स मतलब क्या होता है, columns. Okay, and periods मतलब rows. Remember, groups मतलब column and periods मतलब rows. तो ग्रुप्स में उसने क्या अरेंजमेंट किया, उसने ग्रुप्स में ऐसे एलिमेंट्स रखे जो ज्यादातर सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं. और पीरियड्स में कैसे अरेंजमेंट किया, इन द वे ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ओके, तो ये था उसका फर्स्ट क्राइटेरिया कि उसने सारे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में. ओके, उसका एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, दैट वाज ही सॉ कि कौन से एलिमेंट, सारे एलिमेंट, सपोज मेरे पास एक्स एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है और वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है. सपोज मैं ये एक्स एलिमेंट सोडियम ले लेती हूँ. ओके, तो ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है वो उसने देखा. तो जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं ना, उसने ऐसे कार्ड्स, प्लेन कार्ड्स ले लिए. प्लेन कार्ड्स पे उसने सबसे पहले सोडियम को लिखा, ठीक है. फिर देखा कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्मूला दे रहा है और हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्मूला दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल कैसे देखेंगे वो क्या फॉर्मूला दे रहा है, तो सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड जो हमने 9th में पढ़ा है. सोडियम का वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2. सो व्हेन यू डू क्रिस क्रॉस यू गेट Na2O. क्या मिलता है? Na2O. तो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ हमें Na2O फॉर्मूला दिया और सोडियम हाइड्रोजन के साथ हमें क्या फॉर्मूला देगा, तो दिस इज सोडियम 1 हाइड्रोजन 1. सो सोडियम हाइड्रोजन के साथ हमें NaH फॉर्मूला देता है. क्या देता है? NaH. तो ऐसे उसने जितने भी एलिमेंट्स तब तक आए थे, उसने सारे एलिमेंट्स में ये देखा कि हाउ कैन आई अरेंज दिस एलिमेंट्स. ओके, हाउ दिस एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हर एक एलिमेंट. तो प्लेन कार्ड पे उसने ऐसे अच्छे से उसका फॉर्मूला लिख दिया, जैसे Na2O एंड NaH. ओके, फिर बाकी सब एलिमेंट्स देखे तो वेरी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स बन गए. फिर उसने देखा कि कुछ जो एलिमेंट्स है, सम एलिमेंट्स, most of them, right, some elements shows same formula with oxygen and same formula with hydrogen. मतलब क्या किया उसने,
कि काफी सारे एलिमेंट्स है जो ऑक्सीजन के साथ हमें ये फॉर्मूला दे रहे हैं R2O। R मतलब आप कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस ले लो, एक सब्सटेंस, ओके, Na जैसे ले लिया तो Na क्या दे रहा है ऑक्सीजन के साथ Na2O। फिर RH मतलब जब भी कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होगी, एनी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होगी, वो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जनरली ये फॉर्मूला देगा, राइट, दैट वी कैन से। सो फर्स्ट important thing he did in this periodic table was he arranged the elements in increasing order of their atomic masses. And second important thing which he mentioned over here is how do different elements react with oxygen and hydrogen. मतलब फिर उसने क्या कर दिया कि जैसे ऑक्सीजन के साथ कोई जो भी एलिमेंट R2O जैसे फॉर्मूला देता है उसको उसने सेम कॉलम में रख दिया। जो भी एलिमेंट्स RH जैसे फॉर्मूला दे रहा है और R2O जैसे फॉर्मूला दे रहा है उसको उसने सेम कॉलम में रख दिया। फिर RO और RH4 जैसे जो भी फॉर्मूला दे रहे हैं उसको अलग कॉलम में, सारे सेम कॉलम में रख दिए। फिर ऐसे जो ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला दे रहा है और हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला दे रहा है उनको उसने सारे सेम कॉलम में रख दिए। तो समझ में आ गया मैं क्या समझा रही हूँ उधर, कि उसने सबसे पहले पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स का मतलब होता है कॉलम्स और पीरियड्स का मतलब होता है रोज। कॉलम्स में उसने क्या देखा कि कैसे सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ R2O जैसे फॉर्मूला देते हैं एंड हाइड्रोजन के साथ RH जैसे फॉर्मूला देते हैं उसको उसने सेम कॉलम में रखा। और पीरियड में उसने क्या किया, पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे बेसिस पे उसने अरेंज किया कि सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे। उसने क्या रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। सो टू मेन क्राइटेरिया क्या थे उसके, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ओके, इससे आपको जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी पता चलती है कि लिथियम कैसा है, बेरिलियम का शेप कैसा है, वो सब। और केमिकल प्रॉपर्टीज पे मतलब सिमिलैरिटी इन फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंड क्राइटेरिया उसका क्या था कि कैसे ऑक्साइड और हाइड्राइड के साथ वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। सो दैट पर्टिकुलरली इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं मतलब। So physical property and chemical property उसने ऐसे देखी थी, okay? First is increasing order of atomic mass and second is similarity in formula of oxides and hydrides of elements. तो उसने दो criteria पे focus किया था। तो जब भी पूछते हैं कि on what criteria Mendeleev classified his periodic table, it is on two main criteria: increasing order of atomic mass and similarity in formula with oxygen and hydride, okay? So what is Mendeleev's law? The Mendeleev's periodic law is the properties of elements are periodic function of their atomic mass. याद है हमने ये word last lecture में पढ़ा था। What is periodic function? Periodic function का definition होता है repetition of certain properties, repetition of certain properties after certain intervals, repetition of properties after certain interval। जैसे आप देख सकते हो कि लिथियम यहाँ पे है, फिर आया सोडियम, तो लिथियम और सोडियम दोनों ऑक्सीजन के साथ R2O दे रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ RH दे रहे हैं, तो प्रॉपर्टी रिपीट हुई ना, आफ्टर सर्टेन इंटरवल प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। सो ही give his law is that all the properties of elements, okay, जो भी elements की properties होती है, they are periodic function, means they repeat after certain interval, okay, they repeat after certain interval, are periodic function of their atomic masses। यहाँ पे एक बहुत important word है atomic mass, याद रखना, okay, so they are periodic function of their atomic masses। चलो ये है उसका law। So Mendeleev selected oxygen and hydrogen for classification. Why did he selected oxygen and hydrogen? क्यों उसने सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया? Because they are very well reactive and form compounds with most of the elements. Okay, बहुत ही अच्छे से reactive है and they form compounds with maximum elements. Okay, then he showed that there are 8 groups. Remember, Mendeleev में आपको दो चीजें याद रखनी है, 8G, that is 8 groups, and 6P. 8G6P, 8G6P याद रख लेना। 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स दिए, कितने? 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स दिए। ग्रुप्स का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स? ग्रुप्स में उसने क्या देखा? दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ओके, केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली। एंड पीरियड्स में क्या फॉलो किया उसने? दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर
atomic masses. Okay, they are arranged in increasing order of their atomic masses. This is just for your knowledge, one sentence which I am going to say now, that original periodic table was published in 1872 in a German journal. Okay, now Mendeleev's periodic table mein he kept two things in matter: increasing order of atomic mass and grouping of similar elements together. Okay, let's see two important definitions again now. What is periodic table? It is defined as an arrangement of elements. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल क्या है? तो आपने अभी जो देखा वो पीरियोडिक टेबल. इट इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ मैनर that similar elements are placed together in same vertical and the similar elements are separated apart. Okay, vertical column. Okay, तो जो उसने कैसे अरेंजमेंट किया है, तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ मैनर दैट जो भी सिमिलर एलिमेंट्स है उसे सेम वर्टिकल कॉलम में रखा है, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उनको सेपरेट कर दिया है. ओके, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, elements having similar properties repeat after certain intervals. Okay, there is repetition of properties after certain interval, which is known as periodicity. Okay, remember. Okay, तो Mendeleev's periodic table से उसने क्या क्या हमें क्या क्या achievements मिले. Achievements of Mendeleev periodic table. What were his achievements? Okay, फर्स्ट अचीवमेंट was सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. क्या था? उसने बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके दिया हमें कि he had arranged the elements in systematic order such that elements having similar properties are placed in same group and elements were arranged in increasing order of their atomic masses in a period. You can say that, right? सो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले सारे सेम ग्रुप में थे और पीरियड में उन्होंने सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किए थे. सो वेरी नाइसली ही हैड मेड टेबल्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, एंड ग्रुप्स में उसने सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रख दिए और पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को फॉलो किया उसने. सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच वी टेल दैट इज एन अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव वाज दिस. मतलब बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था ये, वेरी वेरी गुड अचीवमेंट फ्रॉम मेंडलीव साइड. इट वाज दिस अचीवमेंट कि उसने प्रेडिक्ट किया डिस्कवरी ऑफ सर्टेन न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. पता है मेंडलीव ने क्या किया था? ये जो आपको इधर टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल ऐसे, इसमें 3 जगह खाली छोड़ दी थी उसने. क्या छोड़ दिया था? 3 जगह उसने खाली छोड़ दी थी. अब वो जगह कौन सी थी? So they were this 3 spaces. आपको जहाँ पे स्कैंडियम दिख रहा है, आप टेक्स्ट बुक में ये जगह पर बॉक्स कर देना. Without fail, take out your textbook and just take out this table and box it over here. स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम पे आपको बॉक्स बना देना है. पहले ये जगह क्या थी? ब्लैंक थी, स्पेस था यहाँ पे, ब्लैंक स्पेस. तो मेंडलीव ने यहाँ पे उस टाइम पे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया तब स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुए थे. ओके, तो उसने वहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दी थी कि यहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा ही आएगा. और उसने हर एक स्पेस को एक नाम दे दिया था. क्या दे दिया था? एक नाम दे दिया था. क्या नाम दिया उसने? किस बेसिस पे नाम दिया? तो जैसे कि ये जो जगह है स्कैंडियम वाली जहाँ पे उसने जगह खाली छोड़ी है, उसका नाम उसने दिया था एका बोरॉन. क्या नाम दिया था? एका बोरॉन. क्यों एका बोरॉन? एका का मतलब होता है ऑल्टरनेट. क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेट. ओके, तो बोरॉन के बाद जो ऑल्टरनेट स्पेस आती है वो जगह उसने खाली छोड़ी, इसीलिए उसने उसका नाम दे दिया था एका बोरॉन. जैसे आप देख सकते हो बोरॉन के बाद की जो ऑल्टरनेट स्पेस आ रही है दैट इज ब्लैंक स्पेस. सो ही नेम्ड इट एज एका बोरॉन. फिर आप खुद ये बताओ कि ये इसका नाम क्या पड़ेगा? ये जो ब्लैंक स्पेस है इसका नाम क्या होगा? तो इट वुड बी ऑल्टरनेट स्पेस. तो ये छोड़ो और इसको देखो, एल्यूमिनियम. तो इट इज एका एल्यूमिनियम. क्या हो गया? जर्मेनियम, गैलियम वाली जो जगह खाली थी वहां पे उसने नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम. एंड देन इस जगह का नाम क्या होगा? एका सिलिकॉन. क्या होगा? एका सिलिकॉन. ऐसे उसने सबसे पहले तो तीनों जगह स्पेस छोड़ दी, वहां पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्पेस छोड़ी और उन स्पेसेस का उसने नाम दे दिया एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन.
उसके बाद स्पेस तो उसने छोड़ी, सिर्फ स्पेस छोड़ी नहीं, उसने ये भी बता दिया कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ना बाद में डिस्कवर कभी ना कभी होगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास कुछ इतना होगा, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऐसा होगा, उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ऐसा होगा। ये सारी चीजें उसने अच्छे से बता दी। कैसे बता दी? उतना स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्ट किया। अब उससे प्रेडिक्ट तो कर दिया, पर क्या उसकी बात सही निकली थी? तो वो हमें अभी चेक करना है कि उसने जगह तो तीनों जगह खाली छोड़ दी, उसके बाद क्या? चलो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो जगह उसने खाली छोड़ी वो देख लेते हैं। एका बोरॉन जहां पे उसने खाली छोड़ी थी, ये वाली जगह, वहां पे बाद में जो मिसिंग एलिमेंट था वो था स्कैंडियम। कौन सा एलिमेंट आया? स्कैंडियम। फिर एका एल्यूमिनियम की जगह पे आ गया गैलियम, एंड एका सिलिकॉन की जगह पे आया जर्मेनियम। ओके, तो इन तीनों को प्लीज टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेना, कुछ भी करके अच्छे से। फिर क्या हुआ? इसके बाद उसने जगह का नाम दे दिया था। चलो फिर वहां पे ये तीन एलिमेंट्स आए भी सही, देखो स्कैंडियम गैलियम। अब उसने सिर्फ एलिमेंट्स का नाम नहीं दिया था स्पेस का, उसने उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी बता दी थी कि सपोज स्कैंडियम इस कॉलम में है, तो ऑब्वियस है कि स्कैंडियम ऑक्सीजन के साथ हमें कैसी फॉर्मूला देगा? Sc2O3 जैसी। हाइड्रोजन के साथ कैसे फॉर्मूला देगा? SCH4, राइट। सिमिलरली अगर आप देखो तो एका एल्यूमिनियम, उसने ये बोला था कि यहाँ पे जो भी चीज आएगी, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास होगा 68। क्या बता दिया था उसने? उसका एटॉमिक मास होगा 68 के आसपास। ऑक्साइड होगा वो R2O3, मतलब गैलियम जब जो भी वो ऑक्सीजन के साथ जो भी एलिमेंट आएगा वो ऑक्सीजन के साथ हमें ये फॉर्मूला देगा और क्लोरीन के साथ हमें ये फॉर्मूला देगा। अब देखते हैं गैलियम जब आया, जब गैलियम को फाइंड किया गया तब उसका एग्जैक्ट मास क्या था? तो तब उसका मास आया 69.7, तो विच इज वेरी मच सिमिलर टू दिस मास, राइट। फिर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आया? गैलियम का यही आया, Ga2O3, एंड क्लोराइड के साथ भी उसने GaCl3 दिया, तो ये भी सही निकला, ये भी सही निकला, और ये भी काफी हद तक सही निकला। सो उसने सबसे पहला काम उन ब्लैंक स्पेसेस को नाम दिया। ना सिर्फ नाम दिया, उसने वहां पे जो एलिमेंट आएगा उसका स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन किया, उनकी प्रॉपर्टीज का स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन किया कि उसका एटॉमिक मास ऑक्साइड और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। और सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं किया, उसने जो भी प्रेडिक्ट किया वो काफी हद तक सही था। रिमेंबर उसने क्या क्या दिया? उसने स्पेस को नाम दिया, फिर वहां पे तीन एलिमेंट्स आए भी सही, तीन एलिमेंट्स आने के बाद वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज भी उसने प्रेडिक्ट की थी, और वो प्रॉपर्टीज काफी हद तक सही भी थी उसकी। Okay, so very important thing that he predicted discovery of certain new elements and their properties लिखना है, okay, and their properties. So he boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. He predicted discovery of new elements after boron, aluminium and silicon, which were later known as scandium, gallium and germanium. Okay, चलो फिर थर्ड उसका अचीवमेंट क्या था? करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक मासेस। एक्चुअली क्या था कि पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है ना, पहले 13.5 बताया गया था, बट बाद में उसने करेक्ट करके ये बताया कि नहीं, बेरिलियम का मास 13.5 नहीं होता है। देखो उसने क्या बताया? बेरिलियम का मास होता है 9 अप्रोक्सीमेटली। क्या होता है? 9। सो दिस वाज हिज अनदर अचीवमेंट। फिर उसने बोला कि पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। नाउ नोबल गैसेस वो प्लेस कर, जब भी नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, राइट, क्या हम वो यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं? यस। अगर मैं यहाँ पे 8 के बाद एक कॉलम बना देती हूँ 9th, ठीक है, तो वहां पे मैं नोबल गैसेस का पूरा एक कॉलम बना के रख सकती हूँ। क्यों रख सकती हूँ? क्योंकि वो मुझे कभी भी मुझे वो रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्या देखा है, ये टेबल हमने दो क्राइटेरिया पे बनाया था। फर्स्ट क्राइटेरिया कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब नोबल गैसेस तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, सो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हम नोबल गैसेस के लिए एक अलग कॉलम बना के वहां पे रख दे तो वी कैन इजीली सेटल नोबल गैसेस ओवर हियर, राइट। एंड दूसरा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाता है, राइट, बिकॉज मेनली noble gases were placed in different group after their discovery without disturbing the remaining elements. So noble gases को बाकी सारे elements को disturb किए बिना हमने यहाँ पे एक अलग column बना के रख दिया था. What are noble gases? They are also known as zero group elements because their valency is zero. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon are all noble gases which do not react with anybody.
ओके, सो उसके 4 मेन अचीवमेंट्स थे. पहला अचीवमेंट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. दूसरा अचीवमेंट प्रेडिक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ सर्टेन न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक मास एंड पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस. तो ये 4 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है मेनलीफ के. जो हेडिंग्स है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और ये दोनों टेबल, बस इतना याद रह जाएगा, फिर आपको सब फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए बस. अगर मेनलीफ के इतने सारे अचीवमेंट्स थे, फिर भी उसके कुछ तो लिमिटेशंस आ गए. अब मेनलीफ की लिमिटेशंस क्या है वो देखते हैं. पहला लिमिटेशन ये था कि हाइड्रोजन का पोजीशन इज कंट्रोवर्शियल, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. तो उसको मैं मेटल्स के साथ रखूँ कि नॉन मेटल्स के साथ? अलग अलग चीजें हो रही थी हाइड्रोजन के साथ. ओके, सो लेट्स सी क्या क्या चीजें हो रही थी. तो उसकी सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स, मेटल्स के साथ उसकी क्या सिमिलैरिटी थी, और नॉन मेटल्स के साथ उसकी क्या सिमिलैरिटी. तो स्पेसिफिकली मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम मेटल की बात करते हैं. ओके, तो सोडियम मेटल जब भी किसी भी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, हेलोजन से रिएक्ट करता है, तो वो हमें NaCl देता है. वैसे ही हाइड्रोजन जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl देता है. देखो फॉर्मूला कितनी सिमिलर है. फिर जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें Na2O फॉर्मूला मिलता है. सिमिलरली हाइड्रोजन जब HO2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें H2O मिलता है. मेटल जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो Na2S जैसा फॉर्मूला मिलता है. वैसे ही हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो H2S जैसा फॉर्मूला मिलता है. तो आप देख सकते हो कि whenever hydrogen combines with chlorine, oxygen, sulfur to form compound, they have similar formula, and therefore hydrogen can be placed along with the alkali metals of group 1A. हम उनको यहाँ पे 1A के साथ प्लेस कर सकते हैं. ओके, ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब हेलोजेंस के साथ भी वो सिमिलैरिटी दिखाता था. लेट्स सी हाउ. तो हेलोजन के साथ, हेलोजेंस मेटल के साथ हमें NaCl देते हैं, और हेलोजन नॉन मेटल्स के साथ, ओके, जैसे मुझे CCl4 मिला यहाँ पे. कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड CCl4, राइट. हेलोजन इज क्लोरीन. वैसे हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें NaH, CaH2 जैसा, NaH CaH2 ऐसा मिलता है हमें. वाइल जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें ऐसा फॉर्मूला मिलता है CH4, which is similar to this formula. Can you see? And therefore there's no fixed formula. Okay, let's read from here only. Halogen and hydrogen both react with metals and non-metals, forming ionic and covalent compounds, and thus no fixed position was assigned to hydrogen in periodic table. Even then, placement of hydrogen along with alkali metal seems to be more appropriate because it is the first element and has the lowest atomic mass. Okay, appropriate place हमें ज्यादातर यही लग रहा है because वो first element है और उसका atomic mass भी सबसे कम होता है, इसलिए हम उसे यहाँ पे रख सकते हैं. ओके, सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट. बट फिर भी अभी भी इट इज कंट्रोवर्शियल. हाइड्रोजन का प्लेस अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कॉन्सेंट्रेट मींस कंट्रोवर्शियल ही है. दूसरा लिमिटेशन क्या था मेनलीव्स पीरियोडिक टेबल में? तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इस पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज एनोमलस. मतलब आइसोटोप का पोजीशन हमें अच्छे से नहीं पता चलता. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? Isotope means they have same atomic number, same Z. Atomic number मतलब same atomic number means same Z but different A. What is the symbol of atomic mass? A. What is the symbol of atomic number? Z. So for example chlorine. दोनों का atomic number क्या है? 17, right? बट दोनों आपको अलग अलग मास में मिलते हैं. कभी कभी क्लोरीन में एटॉमिक मास मिलता है 35, तो कभी कभी 37. सिमिलरली कार्बन भी दो टाइप के होते हैं. कार्बन आप देखो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, बट वो 12 भी हो सकता है और किसी कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी हो सकता है. तो एक ही एलिमेंट का अलग मास है. सेम एलिमेंट इज हैविंग डिफरेंट मास, different atomic mass, which is known as isotopes. When same elements have different atomic mass, it is known as isotope. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया पता है कि क्लोरीन का उसने स्पेस बता दिया, बट कौन सा क्लोरीन? क्लोरीन उसने यहाँ पे रख दिया, और कौन सा क्लोरीन? 35 गिनूं कि 37 गिनूं मैं? अगर 35 गिन रहे हो तो 37 कहाँ पे रखेंगे? वो नहीं बता पाया हमें. ओके, कि हम आइसोटोप्स को कहाँ पे रखें. वैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम.
इट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। फिर उसने देखा कि सेवरल सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जैसे कॉपर और मर्क्यूरी को होना चाहिए सेम ग्रुप में, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती है, बट वो अलग अलग ग्रुप्स में है। तो सेवरल सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। वैसे ही सेवरल डिसिमिलर एलिमेंट्स सेम ग्रुप में रख दिए थे उसने। ओके, काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो सेम नहीं थे, बट उसने सेम ग्रुप में रख दिए थे। ओके, उसने क्या किया था, सेम ग्रुप में रख दिए थे। जैसे ग्रुप 1A है, राइट, ग्रुप 1A को देख लो, ये वाले सारे, और ग्रुप 1B को देख लो, तो इनकी प्रॉपर्टीज काफी वेरी करती है। ओके, सेवरल डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, वो सेम ग्रुप में उसने रख दिए थे, जबकि वो अलग अलग है। सो सेवरल सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड डिफरेंट एंड सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट लिमिटेशन हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन का पोजीशन इज कंट्रोवर्शियल। सेकंड लिमिटेशन, आइसोटोप position of isotope was also anomalous. फिर थर्ड क्या पढ़ा, similar elements in different group, and fourth dissimilar elements in same group. अब फिफ्थ देखो, atomic mass of an element do not increase in regular manner. Okay, हमने ये पढ़ा कि उसने सारे elements उसने increasing order of atomic mass में किए थे। मतलब आप देख सकते हो 6 के बाद इधर 9 ही आ रहा है, 9 के बाद 10 ही आ रहा है, 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। बट अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे आपको कुछ चेंज दिखेगा। 54 के बाद 55 सही है, 55.8, फिर 58.9 है और 58.7 है। दिख रहा है आपको, कोबाल्ट एंड निकल, राइट, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू निकल, तो ज्यादा वाला उसने पहले रख दिया और निकल को उसने बाद में रखा है, जबकि निकल का एटॉमिक मास तो कम है। So atomic mass of an element do not increase in regular manner. Okay, elements having higher atomic mass were placed before the elements having lower atomic mass like cobalt and nickel. So I hope you are all clear with the limitations of Mendeleev's periodic table now. पहला limitation, हाइड्रोजन का पोजीशन, फिर आइसोटोप का पोजीशन, दोनों का पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए। सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप्स, एंड एटॉमिक मास जो है वो रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज नहीं हो रहा है। कोबाल्ट एंड निकल में उसने जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले रख दिया है और कम वाला बाद में रखा है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एंड दिस इज ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या क्या पढ़ा हमने कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है। I hope you all are clear with this particular Mendeleev's periodic table now. So next is modern periodic table given by Henry Moseley, which we are going to study in detail. A very nice, very useful table. We also we refer to this modern periodic table given by Henry Moseley now, and so it is very important for us to understand what is the exact classification in modern periodic table, how all our elements are arranged in groups and periods, then what are the trends going on in the periods and groups. Okay, so we will start this modern periodic table in our next lecture now. So in your homework number 32, you have to do 11 questions, BBQ 1, 2, 3, page 85, and the fourth one, 1, 2, 3 are easy. First question में आपको पूछा है, use Mendeleev's periodic table to predict the formula for the oxide of K. Formula for oxide of K जो है वो क्या होगी, तो K आपको पता है, K की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सो इट वुड बी K2O. ये आप ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड से भी ये BBQ सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में जाना है और देखना है पोटेशियम कहाँ पे है। जहां पे भी पोटेशियम है वहां पे ऊपर देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, R2O होगा। बस उसकी R की जगह K रख के आपको फॉर्मूला लिखना है। ओके, वैसे आपको अलग अलग एलिमेंट्स के लिखने हैं, बट आई थिंक क्रिस क्रॉस मेथड इज मोर प्रेफरेबल, it is same. Then second and third you will be able to do. Fourth question, why do you think the noble gases are placed in separate group? Okay, क्यों noble gases को हम separate group में place कर रहे हैं Mendeleev periodic table में? That is because noble gases are most inert. So your first point should be that they are most inert. That they are inert. Okay, and so they do not react with anybody. Okay, they are extremely in low concentration. वो कहाँ है, बहुत ही कम concentration में है in atmosphere. Okay, so 2 points you have to write, that they are most inert and they are in low concentration in atmosphere, and hence they are grouped in zero group. उनकी valency क्या है, 0.
They are most inert, therefore their valency is 0, and so they are placed in 0 group. Okay, and then you have to write these 7 questions. I think you all will be able to do this things. So हमने अभी तक Dobenier, Newland और Mendeleev को किया है. नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. प्लीज आपको विदाउट फेल टेक्स्ट बुक का 82, 83 एंड 84 पेज रीड करना ही करना है. ये तीनों पेजेस मेंडलीव के लिए है, एंड सो मेंडलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. So do refer and do write these questions in your homework book. Okay, so bye students now. Thank you so much for hearing this lecture so attentively. Bye bye, take care.